Hey, hi everyone. I hope this message finds you well. Welcome back to our channel फैंटास्टिक सिक्योरिटीज़, जहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस के बहुत ही मुश्किल टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा के अंदर कवर करने का प्रयास। और आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024, द फर्स्ट बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट आफ्टर अ लॉन्ग हॉल्ट, राइट। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सो दिस वीडियो इज़ extremely relevant for all those students who are preparing for any banking examination, be it the RBI grade B examination or be it the IBPS clerk और the SBI clerk examination। बहुत ही बढ़िया ये एक वीडियो होने वाली है जहाँ पर हम बात करेंगे मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में। पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, और अमेंडमेंट किस एक्ट के अंदर आ रही है, राइट। तो सारी बातें हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं, करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइटल क्या है। इट इज़ द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये बिल है, ये एक्ट नहीं है, राइट। एक्ट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड, जिसके ऊपर अप्रूवल होता है प्राइम मिनिस्टर का। बट ये जो है ये अभी क्या है, बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना। बेसिकली इट इज़ द एम्ब्रॉइक स्टेज ऑफ एन एक्ट, राइट। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट, बैंकिंग के रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसके अंदर हम ला रहे हैं अमेंडमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, बदलाव, राइट। समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं। अपने वोकैब के अंदर भी वर्ड्स को ऐड करते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट होती रहती हैं। तो समय के साथ चलने के लिए, राइट, समय के साथ चलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे को बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। इन लीगल टर्म्स हम कहते हैं उसे अमेंडमेंट, राइट। सो तारीख थी 3 दिसंबर 2024। हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में पास किया क्या, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। इसके तहत उन्होंने कितनी चेंजेस लेकर आए, वो 19 चेंजेस लेकर आए। किसमें? इन 5 डिफरेंट लॉज, एक्ट्स और स्टेट्यूट्स। वन इज़ द सेम थिंग। वो कैब के अंदर भी एडिशन करते रहेंगे। लीगल टर्मिनोलॉजीज व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत अच्छा हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी परसेंटाइल के ऊपर, हमारे मार्क्स के ऊपर, राइट। सो 19 अमेंडमेंट्स लेकर आए हम, 5 डिफरेंट लॉज और एक्ट्स व्हेन इट कम्स टू द बैंकिंग, राइट। तो ये कौन से 5 एक्ट्स हैं, ये 19 का नंबर याद रखेंगे फॉर द प्री, राइट। एंड 5 डिफरेंट एक्ट्स कौन से देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, माई बाप, right? Then there is Banking Regulation Act of 1949. Then there is SBI Act of 1955, and then there is Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act of 1970 and 1980, right? तो हमें क्या बात समझ आई कि 5 एक्ट्स के अंदर 19 अमेंडमेंट्स आ रही हैं, राइट। अमेंडमेंट्स बहुत सारी, राइट, बहुत सारी चेंजेस आ रही, राइट। बट क्या सारी 19 की 19 अमेंडमेंट हमारे को पढ़नी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली अमेंडमेंट्स हैं उनको हमने इस वीडियो के थ्रू कवर करने का प्रयास किया है। अमेंडमेंट क्या है, पहले क्या सिचुएशन थी बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट क्या सिचुएशन होगी, और कौन सा एक्ट अमेंड होगा ड्यू टू द पर्टिकुलर अमेंडमेंट, राइट। तो कौन सा एक्ट अमेंड होगा, राइट, कौन सा एक्ट अमेंड होगा। एक अमेंडमेंट से 5 एक्ट तो अमेंड नहीं हो जाएंगे, 5 एक्ट में चेंजेस नहीं आएंगे। जिस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर उस चीज़ के बारे में, उस अमेंडमेंट के बारे में बात करी जा रही होगी, वही क्या होगा, एक्ट अमेंड होगा। तो हमने उसको भी कंप्लीट कवर करने का प्रयास किया। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें मेजर अमेंडमेंट्स के अंदर। फर्स्ट अमेंडमेंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट बेसिकली क्या होता है? फोर्टनाइट बेसिकली इज़ अ पीरियड। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं वीक का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर वीक का मतलब तो 7 डेज, ठीक है ना। 7 डेज मतलब 1 वीक। मैं आपसे पूछूं हाफ ईयर क्या होता है, आप कहेंगे सर इसके अंदर क्या बड़ी बात है, 6 मंथ्स को हाफ ईयर कहते हैं। मैं आपसे पूछूं ईयर किसको कहते हैं, आप कहेंगे 365 डेज ले लो, 366 डेज ले लो, या फिर आप ले लो 12 महीने। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ईयर। बट मैं अगर आपसे पूछूं फोर्टनाइट का क्या मतलब, तो यहाँ पर हो जाती थी हमारे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन। जो पुराना हमारा एक्ट था, कौन सा एक्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो फोर्टनाइट की डेफिनेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता था। कैसे? तो समझते हैं कुछ इस प्रकार से। अ फोर्टनाइट इज डिफाइंड एज सैटरडे टू द सेकंड फॉलोइंग फ्राइडे। समझेंगे, एक महीने में कितने हफ्ते, 4 हफ्ते। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। फ्राइडे के बाद
सैटरडे आएगा, राइट? कुछ ऐसी सिचुएशन होगी? जी हाँ होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पीरियड है, दिस एंटायर पीरियड इज़ व्हाट वाज डिफाइंड एज अ फोर्टनाइट, राइट? होता क्या था, परेशानी क्या आ रही थी? हमने कहा यहाँ से लेकर अब कहाँ तक, यहाँ तक। होता क्या था, कई बार महीना यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाता था, कई बार महीना मंडे से शुरू होता था और यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता था। तो ये जो सैटरडे था ये अगले महीने में फॉल कर जाता था, राइट? ये बात हम सारे रिलेट कर पाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ कैलेंडर खोल के। अगर हम इस महीने की बात करें, अपने दिसंबर की बात करें, दिसंबर शुरू हुआ संडे से, राइट? अगर हम यहाँ पर बात करें, पहला फ्राइडे 6 दिसंबर को, राइट? पहला फ्राइडे 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर से कब, सेकंड फॉलोइंग सैटरडे, दैट इज़ द 21 दिसंबर, राइट? ये हमारा क्या बना, एक फोर्टनाइट बना। दूसरा फोर्टनाइट कब शुरू होगा, दूसरा फोर्टनाइट कब शुरू होगा, दूसरा फोर्टनाइट शुरू होगा वीक से लेकर कब तक, सेकंड फॉलोइंग सैटरडे तक। सेकंड फॉलोइंग सैटरडे हमारा कब पड़ रहा है, वो पड़ रहा है हमारा 4 जनवरी को, राइट? तो यहाँ पर हो रही थी क्या, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। महीने के अंदर क्या हो रहा था, सिर्फ एक फोर्टनाइट फॉल कर रहा था। अब क्या कहा गया, अब कहा गया कि हम फोर्टनाइट को कुछ ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि फोर्टनाइट शुरू होगा पहली तारीख से। फोर्टनाइट शुरू कब होगा, पहली तारीख से। पहली तारीख मतलब 1 दिसंबर से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 दिसंबर से हम इसको लेके जाएंगे 15 तारीख तक। 1 तारीख से लेकर जाएंगे इसको कहाँ तक, 15 तारीख तक। अगर आप इसको यहाँ पर समझें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दिस एंटायर पीरियड वाज इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ फोर्टनाइट फ्रॉम हेयर टिल हेयर। और दूसरा फोर्टनाइट कब, 16 से लेके 31 तक। अगर हम जल्दी से यहाँ पर काउंटिंग करें, ये कितने दिन हो गए, दिस इज़ अ 15 दिन का पीरियड। और ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक दिन बना 15, एक फोर्टनाइट बना हमारा 15 का, दूसरा फोर्टनाइट बना हमारा 16 का। टोटल मिला के 31 दिन दिसंबर के पूरे हो गए। तो इन्होंने क्या कहा, डेफिनेशन हम नहीं सुनेंगे, सुंदर डेफिनेशन, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन। क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि फ्रॉम 1st to 15th ऑफ ईच मंथ, फिर 16 से लेकर लास्ट डे ऑफ द मंथ। चाहे वो महीना फिर 30 को ख़त्म हो, चाहे वो 31 को हो, या वो 28 को हो, चाहे वो 29 को हो। पहला फोर्टनाइट का पीरियड एक महीने में अब क्या कंपलसरी हो गए, एक महीने में 2 फोर्टनाइट्स हो गए। 1 फोर्टनाइट इज़ 1 to 15, द अदर फोर्टनाइट इज़ फ्रॉम 16 टू लास्ट डे। अब ये लास्ट डे 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, राइट? क्लियर, सिचुएशन क्लियर हुई? बिल्कुल हुई, बहुत बढ़िया। कौन सा एक्ट अमेंड हुआ, व्हेन इट कम्स टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स? तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए फोर्टनाइट की डेफिनेशन मेंशन थी इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू द नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फोर्टनाइट की डेफिनेशन मेंशन थी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट? तो इस चीज़ का भी दिल से ध्यान रखेंगे कि कौन सा एक्ट अमेंड हुआ, राइट? देन आती बात हमारे पास किसके ऊपर, सेकंड मेजर अमेंडमेंट के ऊपर, दैट इज़ द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक, स्पेसिफिकली फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट? सबको पता है कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं। डायरेक्टर्स बेसिकली मैनेजमेंट के जो सबसे टॉप पोजीशन होती है। मैनेजमेंट के अंदर आपने एक पोजीशन सुनी होगी, दैट इज़ द BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यही क्या है, डायरेक्टर्स, राइट? BOD के अंदर डायरेक्टर्स, द टॉप मोस्ट पोजीशन दैट कैन बी अटेन्ड बाय एनी मैनेजर इज़ व्हाट वी कॉल एज अ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स का क्या होता है, टेन्योर मतलब उनका एज अ डायरेक्टरशिप का जो पीरियड होता है वो डिफाइंड होता है, राइट? तो कितना डिफाइंड होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्टरशिप का पीरियड क्यों डिफाइंड होता है। आप मेरे को जल्दी से बताएंगे, हु इज़ द ओनर ऑफ अ कंपनी? बैंकिंग कंपनी का ओनर कौन है? बैंकिंग कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, राइट? द प्राइमरी ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स, द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? आप में से कुछ स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर ट्रेड भी करते होंगे, राइट? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी ओनर्स, राइट? एंड डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर जस्ट द
एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, राइट। विद टाइम क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, आपस में इंटरेक्ट होंगे ड्यूरिंग द AGMs, ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग्स, ड्यूरिंग द मीटिंग्स, राइट। आपस में इंटरेक्ट होंगे, इन दोनों के क्या हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशन डेवलप हो सकते हैं, राइट। इन दोनों के क्या हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। और पर्सनल रिलेशन के डेवलपमेंट से क्या हो सकता है, जो डायरेक्टर्स हो सकते हैं वो बड़े शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अंदर फेवर में बात करें, और छोटे शेयर होल्डर्स दैट वी रिगार्ड एज द रिटेल शेयर होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट को वो क्या करना स्टार्ट कर दें, इम्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें। पार्शियलिटी की सिचुएशन हमारे को देखने को मिल सकती है। इस करके क्या होता है, डायरेक्टर्स का जो पीरियड होता है, डायरेक्टर्स का पीरियड वो क्या होता है, पहले से ही डिफाइंड होता है, राइट। सेम इज़ इन द केस ऑफ द ऑडिटर्स, राइट। तो अगर हम बात करें डायरेक्टर्स एंड दैट टू स्पेसिफिकली द होल टाइम डायरेक्टर्स एंड द चेयरमैन, पहले उनका क्या था, पहले जो उनका टाइम पीरियड था, पहले उनका जो टेन्योर था एम्प्लॉयमेंट का, वो था 8 साल कंसेप्टिवली मतलब एक साथ लगातार, एक साथ लगातार। मैक्सिमम कितने समय के लिए वो रह सकते थे डायरेक्टर, या फिर हम स्पेसिफिकली बोले चेयरमैन या फिर होल टाइम डायरेक्टर, वो रह सकते थे 8 साल के लिए। बट अब चेंजेस लाए हम किसके अंदर, इन आर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और हमने टाइम पीरियड को इंक्रीज़ कर दिया 8 से 10 साल, राइट। देन आती बात हमारे पास रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन ऑफ द कॉमन डायरेक्टर्स इन द कोऑपरेटिव बैंक्स। पहले वाली भी जो थी हमारी अमेंडमेंट, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है दैट टू इज स्पेसिफिकली फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। तो कॉमन डायरेक्टर्स, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि से फॉर एग्जांपल यू आर अ डायरेक्टर ऑफ पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राइट। अब आप वहाँ पर आप क्या है, आप होल टाइम डायरेक्टर, वहाँ पर आप अपनी डायरेक्टरशिप का रोल परफॉर्म कर रहे हैं। अब से फॉर एग्जांपल आपको हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर WTD के लिए ऑफ़र है, आप चाह कर भी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। आप चाह कर भी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट यू आर अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। पहले क्या होता था, एक डायरेक्टर 2 कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर क्या करते हैं, अपनी डायरेक्टरशिप की ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते थे। कौन परफॉर्म कर सकता था, वो डायरेक्टर जिसको अपॉइंट करते थे पिताजी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024, जो कि 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा के अंदर पास करा गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई के द्वारा, उसके बाद क्या कहा गया, कहते हैं कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं, दे कैन सर्व एज द डायरेक्टर्स इन द बोर्ड ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑलराइट। तो हमने क्या कहा कि अब से फॉर एग्जांपल अगर आप सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आप पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के अंदर अपनी डायरेक्टरशिप की ड्यूटीज़ दे सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या सर पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का डायरेक्टर सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के अंदर अपनी ड्यूटीज़ दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये वन साइडेड फ्लो है, राइट। ये क्या है, वन साइडेड फ्लो है। और ये अमेंडमेंट कहाँ पर आई, इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट। देन आती बात हमारे पास अमेंडमेंट रिगार्डिंग द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट समझते हैं, शब्द को पहले तोड़ते हैं। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मीन्स मेजर, राइट। जिसका क्या हो, सब्सटेंशियल मतलब जिसका मेजर क्या हो, इंटरेस्ट हो, राइट। और मेजर इंटरेस्ट किसी चीज़ में आपका कैसे होगा, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, राइट। अब आप हैं, आपको मैंने कहा कि आपको एक चीज़ खरीदनी है जिसके अंदर आपके 5 लाख रुपए लग रहे हैं, और सेम टाइम पे ही आपको एक चीज़ खरीदनी है जिसके अंदर आपके 5 करोड़ रुपए लग रहे हैं। आपका ध्यान किस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा होगा, 5 लाख वाले के ऊपर या 5 करोड़ वाले के ऊपर? ऑफ कोर्स आपका ध्यान 5 करोड़ वाले के ऊपर होगा। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तोला जाता है किसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वी मेक एज अ शेयर होल्डर इन अ बैंकिंग कंपनी, राइट। तो दौर था पुराना, 5 लाख रुपये भी बहुत बड़ी बात थी, राइट। दौर था पुराना, 5 लाख रुपये भी बहुत बड़ी बात थी, और 10% की पेड अप शेयर कैपिटल आज भी अचीव करना बहुत खतरनाक बात है। बट व्हेन इट कम्स टू पैसे की मात्रा, तो पहले 10% पेड अप शेयर कैपिटल का अचीव करना बहुत आसान हो जाता, मुश्किल हो जाता था। बट अब
वो थोड़ा सा आसान है, राइट। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की कीमत पहले नापी गई थी 5 लाख रुपए के अंदर, या फिर 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लोअर, राइट। बट अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है, इंक्रीज़ कर दिया गया फ्रॉम 5 लाख रुपए टू 2 करोड़ रुपए। आज की डेट में छोटा मोटा इन्वेस्टर भी होगा ना, वो भी 5 लाख रुपए किसी भी कंपनी के अंदर लगा सकता है, राइट। 5 लाख रुपए आज की डेट में लगाना शेयर मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, व्हेन शेयर मार्केट ट्रेडिंग हैज़ बिकम मेन स्ट्रीम, राइट। अब मेन स्ट्रीम हो चुकी है तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, बट उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, राइट। और इस कारणवश क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, बिकॉज 5 लाख या फिर 10% विच एवरेज लेस लिखा हुआ था, और 5 लाख बहुत आसानी से अचीव हो जाता था। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लोगों का फंसना शुरू हो गया, जिस कारण बहुत सारी प्रोहिबिशंस आ जाती थी। तो इस कारणवश क्या हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाई गई और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की कीमत को बढ़ा दिया गया, कितना, 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। पहले जो 5 लाख थी या 10%, अब वो हो चुकी है 2 करोड़ रुपए विदाउट एनी परसेंटेज ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो अगर आप 2 करोड़ या उससे ज़्यादा लगाते हो तो यू हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी। अब आप बहुत सारे ऑपरेशन उस बैंकिंग कंपनी के साथ नहीं कर सकते। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, से फॉर एग्जांपल अब आपकी बैंकिंग कंपनी के साथ क्या है, आपने 2 करोड़ रुपए लगा दिए, तो अब आप उसके साथ जैसे कि बहुत सारे ट्रेड्स नहीं कर सकते। ट्रेड्स ऐसा एज इन आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अब आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल आउट ऑफ मैनी, राइट। और ये जो पहले सिचुएशन थी कि 5 लाख या 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ये कैसे होता था, या तो इंडिविजुअल अपने आप उसको होल्ड करे, या फिर अपने स्पाउस के द्वारा, या फिर अपने माइनर चाइल्ड के द्वारा। माइनर चाइल्ड के द्वारा क्यों, बिकॉज माइनर चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड एज अ डिपेंडेंट, राइट। वो इंडिपेंडेंट नहीं कंसिडर होता, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। देन आती बात हमारे पास रिगार्डिंग द नॉमिनेशन रूल्स। बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर रहे द नॉमिनेशन रूल्स। नॉमिनी का कॉन्सेप्ट सभी को पता है, राइट। हमारे को अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, कुछ भी खुलवाते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, कुछ भी खुलवाते हैं, हमारे को अपना एक नॉमिनी असाइन करना पड़ता है। मैंने क्या कहा, हमें अपना एक नॉमिनी असाइन करना पड़ता है। बट रिसेंटली हमने देखा कोविड-19, राइट। हमने से फॉर एग्जांपल, नॉट टेकिंग एनी नेम्स, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ओके। तो किसी ने इस बात का बुरा नहीं माना। सो फॉर एग्जांपल ये एक व्यक्ति थे लाला जी। लाला जी ने क्या करा, नॉमिनी बना दिया, ये है लाला जी की वाइफ लल्ली जी, राइट। थोड़े से गुस्से में रहते हैं। और ये है लाला जी के बेटे छोटू, राइट। ये एक फैमिली है। लाला जी ने क्या करवाया, 5 करोड़ रुपए की एफडी करवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, राइट। लाला जी ने 5 करोड़ की एफडी करवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और उधर नॉमिनी दे गए नाम किसको, अपने बेटे को, राइट। बेटा क्या था, बेटा चलाता था बुल्ट, और बुल्ट चलाता था वो बहुत तेज। हुआ क्या, एक दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और बेटे के नाम के साथ लग गया आगे लेट। लाला जी की भी एज हो गई थी, लाला जी के साथ भी लेट हो गया, क्योंकि लाला जी को पीछे घुमा के लेके जा रहा था। तो हुआ क्या, एक एक्सीडेंट हुआ और दोनों व्यक्तियों की आपस में मौत हो गई, ठीक है। इनकी मम्मी जो थी वो इस गम को, सदमे को सहार ना सकी, और सारा परिवार ख़त्म हो गया। बट इसके अलावा लाला जी की फैमिली के अंदर एक इनकी बेटी भी थी, जिसके नाम के ऊपर इन्होंने ये नॉमिनेशन नहीं करी थी। अब सिचुएशन क्या थी कि लाला जी की जो नॉमिनेशन थी वो दोनों परलोक सिधार गए अलॉन्ग विद लाला जी, राइट। जब नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट एक्टिव हुआ तो दोनों को नॉमिनेशंस, जो दोनों नॉमिनीज थे वो परलोक सिधार गए। अब ये क्या कर रही हैं, लीगल फाइट्स के अंदर फंसे हुए हैं, राइट। ये क्या है, ये लीगल फाइट्स में फंसे हुए हैं। तो कोरोना वगैरह ने हमारे को बहुत कुछ सिखा दिया दैट किसी की भी लाइफ हो वो क्या है, बहुत अनसर्टेन है। तो यही बात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी फील हुई। उन्होंने कहा कि यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम जो नॉमिनेशन का काउंट है जो पहले सिर्फ 1 तक रिस्ट्रिक्टेड था, अब हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, कितने तक लेके जा रहे हैं, 4 तक, अप टू मतलब मैक्सिमम, राइट। आप 1 रखवाना चाहते हो बढ़िया, 2 रखवाना चाहते हो बढ़िया, 3 रखवाना चाहते हो बढ़िया, 4 रखवाना चाहते हो बिल्कुल सही, 5 रखवाना चाहते हो फिर भी आपको 4 ही नॉमिनेशंस का फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है, राइट। और नॉमिनेशंस भी 2 तरीके की होती है, वन इज सक्सेसिव, वन इज साइमल्टेनियस। वो किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, राइट।
और लंबी इसको कर नहीं सकते हैं, और भी कंसेप्ट डिस्कस करने हैं तो वो किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सक्सेसिव नॉमिनेशन, व्हाट इज साइमल्टेनियस नॉमिनेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अभी के लिए आप याद रखेंगे दैट व्हेन इट कम्स टू डिपॉजिट्स तो सक्सेसिव या फिर साइमल्टेनियस के बीच में हमारे पास ऑप्शन होती है, चूज़ कर सकते हैं हम। बट व्हेन इट कम्स टू द लॉकर फैसिलिटीज़ तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड दैट इज़ द सक्सेसिव नॉमिनेशन, राइट। देन आ जाती है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, दैट इज़ द सेटलमेंट ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में बहुत आज की डेट में चर्चा भी रही, बहुत बार हम सुनते भी हैं, राइट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बेसिकली द लावारिस डिपॉजिट्स, जिनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, ठीक है ना। वही होता है, नॉमिनी वगैरह कुछ भी नहीं होता, जिनके बारे में हमारे जो बस हम करवा के भूल जाते हैं, राइट। तो पहले क्या होता था, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। ध्यान रखेंगे क्या बोल रहे हैं हम, पहले सिर्फ डिविडेंड्स की बात होती थी, और डिविडेंड्स को क्या करा जाता था, जब तक वो 7 सालों के लिए या तो अनपेड थे या तो अनक्लेम्ड थे, अप टू 7 ईयर्स, उनको क्या कर दिया जाता था, आईईपीएफ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। एक खाता जो कि एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसमें डाल दिया जाता है, राइट। और अब क्या सिचुएशन है, अब इसका जो दायरा है वो बहुत इंक्रीज़ कर दिया गया, राइट। तो ये तो प्रोविजंस इफेक्ट में रहेंगी। उसके अलावा शेयर्स विद अनक्लेम्ड डिविडेंड्स फॉर 7 कंसेक्टिव ईयर्स, ठीक है। अनपेड इंटरेस्ट और रिडेम्पशन अमाउंट्स फॉर बॉन्ड्स सभी को पता है क्या होते हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड्स सभी को पता है क्या होते हैं, एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे को पक्का ब्याज मिलता है, राइट, ओवर अ पीरियड दैट इज़ नोन एज द रिडेम्पशन पीरियड मतलब रिडेम्पशन शब्द का मतलब क्या होता है, अलग अलग भावों से अलग होता है। अगर फाइनेंस की मार्केट की बात करें तो रिडेम्पशन मतलब वो वाला समय जिस दिन हमारी एफडी मैच्योर हो रही, सिंपलेस्ट टर्म्स के अंदर मैं कहूँ द मैच्योरिटी डेट, रिडेम्पशन डेट, राइट। और अगर हम बदले के भाव से कहें रिडेम्पशन, तो मैं बदला लेके रहूँगा, राइट, रिडेम्पशन लेके रहूँगा, राइट। सो अनपेड इंटरेस्ट और रिडेम्पशन अमाउंट, एफडी का ब्याज या फिर एफडी की जो पूरी की पूरी रिडेम्पशन अमाउंट थी, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अगर वो 7 साल से ज़्यादा अनक्लेम्ड है तो वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी आईईपीएफ के अंदर। और इसके अलावा क्लेमेंट्स को रिट्रीव करने का अनुमति दी गई फॉर द शेयर्स और द फंड्स दैट वर इन देयर फेवर एंड वर ट्रांसफर टू द आईईपीएफ। आईईपीएफ स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, राइट। किस किस एक्ट को अमेंड किया गया, ध्यान देंगे, एसबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट बोथ 1970 एंड 1980, राइट। देन फाइनल हमारे पास बात आ जाती है रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द बैंक ऑडिटर्स। हु इज़ एन ऑडिटर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट, जिनके पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मेंबरशिप होती है, जो अपने नाम के आगे सफिक्स के अंदर सीए लगा सकते हैं, वो होते हैं क्या, ऑडिटर। और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर मतलब रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, ठीक है ना, कितना ऑडिटर को पे किया जाएगा। तो ये हमारा क्या होता था पहले कि आरबीआई डिसाइड करता था, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, माई बाप डिसाइड करते थे, किसके साथ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, राइट। इट वाज अर्लियर बीइंग डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अब कह दिया गया कि हाँ भाई हमसे इतना बोझ तुम्हारा सहन नहीं किया जा रहा, ठीक है ना बच्चे, अब तुम बड़े हो गए, आज़ादी को बहुत साल हो चुके हैं, अब जो तुम अपना ऑडिटर अपॉइंट करोगे उसकी रेम्यूनरेशन तुम अपने आप फिक्स करोगे, राइट। सो दीज वर द मेजर अमेंडमेंट्स, राइट, फॉर द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। 5 एक्ट अमेंड हुए। क्या क्या अमेंडमेंट आई, मेजर हमने 19 अमेंडमेंट के अंदर से मेजर हमने कितनी अमेंडमेंट्स कर ली, 1 2 3 4 5 6 अमेंडमेंट्स हमने मेजरली कवर कर ली, राइट। और इन 6-7 अमेंडमेंट्स के अंदर कौन सा एक्ट अमेंड हुआ उसको भी हमने कवर किया। होपफुली आप लोगों को सारा लॉजिक समझ आए, क्यों अमेंडमेंट आ रही हैं वो समझ आए, राइट। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की समाप्ति का आरंभ, मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक रखेंगे सारे अपना ध्यान अपने से ज़्यादा आसपास के सोसाइटी मेंबर्स का, बिकॉज यू गाइस पोजेस अ डेंजर टू द सोसाइटी एज अ होल, राइट, क्या बात है। और वीडियो को कर देंगे शेयर, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, कमेंट करना नहीं भूलेंगे, राइट, एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड